गाइज आज के वीडियो में मैं आपको ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा कि आखिर ऑपरेटर कौन है और इनका हिस्ट्री कैसी है, किस तरीके से आज ये पूरे मार्केट को जो कंट्रोल कर रहे हैं, ये पावर आया इनके पास में कैसे, इनका पूरा इतिहास कहां से शुरू होता है और अभी तक इनके पास में कितना ज्यादा पावर है, ये तमाम चीजें गाइज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक रेवोल्यूशन चलाया है जहां पर मैं ऑपरेटर को एक्सपोज करूंगा। तो गाइस यहां पर आप लोगों का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये वीडियोस को शेयर करना है, तभी मैं उनका डिटेल्स में आप लोगों को मैं दे रहा हूं। और मे भी कभी भी हमारा चैनल जो है वो डिलीट हो सकता है, कभी भी ये चैनल हमारा उड़ सकता है, इसीलिए बस एक काम कर लेना, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मेक श्योर ज्वाइन जरूर कर लेना, वरना वीडियो कभी भी उड़ सकता है, चैनल हमारा कभी भी उड़ सकता है। ऑलरेडी हमारे ट्रेड विद अनी चैनल पे बहुत बड़ा अटैक्स हो चुके हैं। एक हमारा क्रिप्टो विद अनी चैनल था, उसे डिलीट कर दिया गया, अब इसके ऊपर मैं बोल रहा हूं तो मे भी कभी भी ये चैनल जो है वो डिलीट हो सकता है। तो मेक श्योर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले, मुहिम रेवोल्यूशन स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो बिना समय बर्बाद किए हुए गाइस चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये ऑपरेटर है कौन। बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं। अब पावरफुल बोलने से मेरा दो मतलब बनता है, पहला पैसे से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और दूसरा इनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी बहुत ज्यादा है। मतलब ऑपरेटर एक ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब एक ग्रुप के अंदर में बहुत सारे लोग हैं, 15-20 लोग हैं और वो लोग जो है वो ऑपरेटर बनते हैं। उन्होंने नियम डिसाइड करके रखा है, रूल डिसाइड करके रखा है, कैसे मार्केट को चलाना है, नहीं चलाना है। इनके पास में पूरा का पूरा वो ग्रुप में बैंक वाले भी हैं जिनके पास में अथाह पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है। इसमें जो है वो लीडर लोग, नेता लोग भी हैं, इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग मिल करके जो है वो ऑपरेटर बनते हैं और ये सारे लोग मिल करके डिसाइड करते हैं, बॉट बनाते हैं और पूरे मार्केट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और अभी मैं बात करूं कि मार्केट में एक पत्ता भी जो है ना वो इनके मर्जी से चलता है। ये कभी भी मार्केट को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, जब मन करेगा तब अप ट्रेंड ला सकते हैं, जब मन करेगा तब डाउन ट्रेंड ला सकते हैं, मन करेगा तो मार्केट को 1000 पॉइंट या 2000 या 5000 पॉइंट एक ही रात में गिरा सकते हैं या 1 से 2 घंटे में गिरा सकते हैं या उतना ज्यादा पंप एकदम से कर सकते थे। ये सब पावर्स जो है वो इनके पास में है और इनके पास में पावर आने का दो ही रीजन है। पहला, पैसा इनके पास में बहुत ज्यादा है क्योंकि बैंक वाले लोग सब इनके साथ में है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता उता, एकदम पूरा पैसे की कमी है नहीं। दूसरा सबसे बड़ा मेन चीज है वो है पॉलिटिकल पावर भी इन्हीं के साथ में है और सोशल मीडिया का भी पावर पूरा का पूरा इनके साथ में। इनका खुद का पूरा न्यूज चैनल है और जितने भी मार्केट में न्यूज चैनल है सबके ऊपर इनका शिकंजा जो नहीं है वो एकदम पूरा टाइट वे में एकदम पूरा कसा हुआ है, ठीक है। तो ये इनका पावर है और ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। ओके, अब मैं बात करता हूं हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटर का कि आखिर ये ऑपरेटर फर्स्ट टाइम में आए कब मार्केट में, कैसे कैसे इनके पास में इतना ज्यादा पावर मिला और कैसे कैसे यहां पर जो है वो इतने ज्यादा पॉलिटिकल कनेक्शन वाले और इतने पावरफुल लोग एक साथ में कैसे मार्केट में आए। तो होता क्या है, 1602 ईस्वी में एम्स्टर्डम में आपका फर्स्ट टाइम आपका जो है वो ट्रेडिंग शुरू होता है। तो जैसे ट्रेडिंग शुरू होता है तो ट्रेडिंग शुरू हुआ था आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है, ट्रेडिंग को शुरू करने में। तो जब ट्रेडिंग शुरू हुआ तो शुरुआती दौर में गाइज आपका फ्यूचर ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड ये सब कुछ भी नहीं था। लोग इन्वेस्टमेंट करते थे और इन्वेस्टमेंट जो होता था वो होता था आपके नाव के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता था कि नाव जो है वो एम्स्टर्डम से दूसरे जगह जाती थी तो उस पे लोग पैसा लगाते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे मार्केट में बहुत कम लोग थे उस वक्त में, केवल एम्स्टर्डम के लोकल जनता थी, वही केवल इन्वेस्टमेंट करती थी, कोई बहुत बड़ा मार्केट जो है वो नहीं था। तो समय बीता, 4-5 साल बीता, आपका समय आता है 1607 ईस्वी का। तो एक व्यक्ति थे आइजैक डी मायरी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर में से एक थे। वो करते क्या है, उन्होंने देखा कि भाई साहब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना प्राइस होना चाहिए था इसका प्राइस उससे 7 से 8 गुना ज्यादा है। ओरिजिनल कंपनी का वैल्यू जो है वो 1 करोड़ है और लगभग 1 करोड़ शेयर मार्केट में जो है वो अवेलेबल है। कायदे के मुताबिक या लॉजिक के मुताबिक से प्राइस, एक शेयर का प्राइस 1 रुपए होना चाहिए था, पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का उस टाइम में क्रेज बहुत ज्यादा था। अब जरा सोचो कि उसी ने जो है वो आपका शेयर मार्केट
का कहीं ना कहीं शुरुआत में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सारे लोग का पूरा एम्स्टर्डम में ध्यान जो नहीं है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ही था। उसका शेयर जल्दी मिलता नहीं था, लोग एकदम पूरा पागल थे उसके शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति उसमें लगाता था उसको गारंटेड प्रॉफिट होता था और हवा ये चीज पूरे एम्स्टर्डम शहर में फैल गया था। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग पागल थे। तो होता क्या था कि 1 रुपए के शेयर को जो है वो जो ओरिजिनली 1 रुपए वैल्यू कर रहा है उसको लोग 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए पे लोग बेच रहे हैं। और बोर्ड ऑफ मेंबर्स के पास में क्या होता है, हमेशा कोई भी कंपनी का जो है वो 5%, 7% जितने भी आपके बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनमें बटा हुआ रहता है। तो आइजैक डी मायरी ने देखा कि भाई साहब ओरिजिनली जो शेयर का प्राइस होना चाहिए वो 1 रुपए होना चाहिए, पर प्राइस है कितना, 7-8 रुपए है। और 7-8 रुपए क्यों है, क्योंकि मार्केट में शेयर अवेलेबल नहीं है और लोग अपने आप में मनमाना रेट में बेच रहे हैं। ठीक है, ओरिजिनली अगर कंपनी को कोई व्यक्ति अगर बेचने के लिए जब शेयर आएगा तो वो बिकेगा 1 रुपए में। तब उन्होंने किया क्या कि बाकी भी जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे, सिंपल सी बात है, उन्हें वो जानते पहचानते थे, क्योंकि अब वो तो उनके दोस्ती हुए ना, सारे लोग बार बार मीटिंग करते हैं, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, साथ में कंपनी को चला रहे हैं, तो बोर्ड ऑफ मेंबर्स उनके दोस्त थे। तो उन्होंने जो भी 4-5 उनके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे उनको बोला कि भाई सुन ना, तुम्हारे पास में कितना 7% शेयर है, एक काम कर दे मुझे, 10 दिन में लौटा दूंगा। तो इस तरीके से 4-5 लोगों से जितना जितना शेयर था वो ले करके इनके पास में टोटल कंपनी का शेयर आ गया आपका 25 से 30% शेयर जो है वो टोटल कंपनी का क्या हुआ, इनके पास में आ गया। अब एकदम से ये क्या किए, मार्केट में जो है वो बेचना शुरू कर दिया। अभी इन्होंने किया क्या, 7-8 रुपए की प्राइस पे बहुत सारा शेयर बेचते गई, सारे लोग पागल थे खरीदने को, खरीद रहे, ये बेच रहे हैं। अब जैसे ही शेयर आपका 75% मतलब कि 30% का जैसे ही 25% बेचे इन्होंने, 4-5% बचा, अब खरीदने वाले लोग कम हो गए मार्केट में। अब क्या, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेच रहे थे, अब खरीदने वाले तो लिमिट में ही थे ना, एम्स्टर्डम शहर में थे केवल। तो अब जब लास्ट में जब 3-4-5% बचा, उनको जो है वो ये ठीक है एकदम से बेच दे, खरीदने वाला कोई नहीं है, मार्केट में बिक रहा है, अब खरीदने वाला कोई नहीं है, एकदम से प्राइस डाउन होने लगा। और लोग जैसे ही कंपनी के पास में आए, कंपनी ने बोला भैया हम 1 ही रुपए देंगे, क्योंकि ओरिजिनल हमारे कंपनी के मुताबिक से प्राइस कितना होना चाहिए, 1 रुपया चाहिए। जैसे ही लोग बेचने के लिए जो है वो कंपनी के पास में आए, कंपनी ने 1 रुपया रेट लगा दिया। ये बात जैसे एम्स्टर्डम शहर में फैला, शेयर का प्राइस 1 रुपए हो गया गिर करके। अब इन्होंने क्या किया कि 1 रुपए के प्राइस पे अब आइजैक डी मायरी ने क्या किया, 7 रुपए के प्राइस पर अपना मैक्सिमम शेयर बेच दिया और 2 रुपए पे, 3 रुपए पे, 4 पे, 2-4-5% जो बचा वो इन्होंने बेच करके ये निपट गई। अब ये किए क्या, जब 1 रुपए पर जब प्राइस आ गया, तब इन्होंने क्या किया कि 1 रुपए पे लगभग 25 से 30% शेयर वापस से बाय कर लिए। 7 रुपए पे बेचा इन्होंने, ठीक है, 7 रुपए पे बेच दिया और 1 रुपए पे खरीद लिया। अब खरीदने के बाद में जो भी अपने बोर्ड मेंबर्स साथियों से इन्होंने उधार लिया था उनको वापस जो है वो कर दिया। ठीक है, और इस वक्त में मार्केट का फर्स्ट शॉर्ट सेलिंग होता है और मार्केट में लोगों को बहुत गंदा नुकसान था। फर्स्ट स्कैम या फर्स्ट मैनिपुलेशन जो है वो आइजैक डी मायरी ने किया था, कब, 1607 ईस्वी में। ठीक है, और यहां इसको बोला जाता है कि फर्स्ट शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, और यहां से जो है वो कहीं ना कहीं ऑपरेटर का जन्म होता है। एक पावरफुल व्यक्ति मार्केट में सामने आता है जिसने क्या किया, मार्केट को मैनिपुलेट कर दिया, मार्केट को कहीं ना कहीं रेगुलेट करने का कोशिश किया। ठीक है, फिर इसके लिए फिर रूल रेगुलेशन बने कि ऐसा ना हो। ठीक है, पर फर्स्ट टाइम यहीं पे हुआ, फिर समय बीता, लोग इसको भूल गए क्योंकि जनता को बहुत नुकसान हुआ था इससे। ठीक है, आइजैक डी मायरी के शॉर्ट सेलिंग से जनता को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए पे ये सब प्राइस पे बाय किया था मैक्सिमम जनता ने। अब मार्केट में जो है वो उसका प्राइस 1 रुपए हो गया, तो जनता को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, उसके बाद में साल बीता, 1-2 साल के बाद में सारे लोग इस घटना को भूल गए। फिर समय बीता, सारी चीजें बहुत अच्छा चलने लगी और लोग मार्केट में जुड़ने लगे, फिर समय आता है आपका 1634 ईस्वी का। 1634 ईस्वी में क्या होता है कि कुछ फिर से लोग यहां पर आते हैं, कुछ लोग। ठीक है, अभी तक नोटिस जरा करना कि जो स्टार्टिंग में जो ऑपरेटर थे वो अकेला व्यक्ति था, अकेला एक पावरफुल व्यक्ति था, क्योंकि मार्केट में जो है वो शेयर मार्केट में लोग कम थे, केवल इन्वेस्टमेंट करते थे, मे भी 5-10 हजार लोग केवल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग नहीं थे मार्केट में। ठीक है, तो एक व्यक्ति मैनिपुलेट कर दे रहा था। ठीक है, तो समय आता है 1634 ईस्वी का। 1634 ईस्वी में क्या होता है कि कुछ 2-4 लोग जो है वो मार्केट में आते हैं और क्या करते हैं, फेक
कोई प्रोडक्ट सामने लेकर के आए। जैसे कि वो जो है वो मान लो ऐसे एग्जांपल ले लो गाइस कि वो जो है वो ये देख रहे हो ये लेकर के वो जो है वो आ गए, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई साहब देखो ये जो कटा हुआ जो एप्पल आपको दिख रहा है ये अगर मैं बात करूं कि आपका हीरा से भी ज्यादा महंगा है, ठीक है। इसका वैल्यू हीरा से भी ज्यादा महंगा, उन्होंने न्यूज छपवा दिया, सब कुछ छपवा दिया, ये जल्दी मार्केट में मिलेगा ही नहीं। और ये बनाते खुद थे, ठीक है। ये बनाते क्या खुद थे, ठीक है। तो इस तरीके से फेक प्रोडक्ट लेकर के अगर बोला हीरा से भी ज्यादा महंगा ये है वो है, और उस वक्त में जनता को मैनिपुलेट करना चाहता, सारे लोगों का क्रेज बढ़ने लगा इसको खरीदने को लेकर के, खूब लोग खरीदने लगे। प्राइस जो है ना इन्होंने आसमान छुआ दिया, प्राइस एकदम पूरा आसमान छुआ दिया। पर ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली बस एक छोटा सा ये मेटल है, एक रिंग है और कुछ भी जो है वो नहीं था, इसका कोई यूज केस नहीं था। कभी भी ये सोना से या हीरा से महंगा तो नहीं होने जा रहा है। तो लोग सोना बेच करके लोग इसको खरीदना शुरू कर दिए, इन्होंने प्राइस पूरा बढ़ा दिया शेयर मार्केट में, खूब इसका जो है ना वो शेयर पंप कर दिया लोगों ने। और फिर जो है वो 2-3 साल तक ये करते। अब देखो अब किसी को अब ये खरीदना होता तो इसका प्राइस रख दिया इन्होंने 1 लाख रुपए, पर ओरिजिनली ये जो है ना बना ले रहे थे 1 रुपए में इसको बना ले रहे थे। तो 1 लाख में इन्होंने खूब बेचा और मार्केट से फिर भाग गए। इसको बोला गया ट्यूलिप बबल, ठीक है। अब फिर लोग जब बेचने के लिए इसको जब आते 2-3 साल के बाद में, जब ये महंगा हो गया क्या, कंपनी वाला खरीदता ही नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ बहाना कर देता और कोई व्यक्ति इसको खरीदता नहीं। मतलब इसको खरीदा गया लाख रुपए में, पर ओरिजिनली इसका वैल्यू 1 रुपए के बराबर है, ठीक है। तो इसको बोला गया ट्यूलिप बबल। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग मार्केट में आए, ठीक है, जिन्होंने इस तरीके का फेक प्रोडक्ट मार्केट में लाई और स्कैम कर करके मार्केट में जो है वो चले जा रहे थे। तो यहां पर जो है ना वो ऑपरेटर का कहीं ना कहीं जन्म हो रहा था, इंडिविजुअली जन्म हो रहा था। फिर जो है वो समय बढ़ा इसी तरीके से और मार्केट में थोड़ी बहुत छोटे मोटे स्कैम्स चल रहे थे। ऑपरेटर लोग कहीं ना कहीं एक व्यक्ति, देखो अभी तक ऑपरेटर केवल एक सिंगल व्यक्ति है, बात को जरा समझना। अभी तक क्या सिंगल व्यक्ति मैनिपुलेट कर दे रहा था, तो वो किसी न किसी तरीके से दिमाग लगा करके ये मैनिपुलेट करते रहते। फिर समय बीता। अब हम लोग आ गए 1700 ईस्वी में। 1700 ईस्वी में जो है वो ट्रेडिंग का क्रेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ट्रेडिंग का क्रेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब एक सिंगल व्यक्ति पूरे मार्केट को नहीं हिला सकता था, लाखों लोग मार्केट में आ चुके थे। इतना ज्यादा एक सिंगल व्यक्ति के पास में पैसा नहीं था कि वो पूरे मार्केट को मैनिपुलेट कर दे या फिर मार्केट को हिला दे या पंप डंप कुछ कर दे। तो होता क्या है, बात है आपका इंग्लैंड का। फिर आपका समय आता है 1720 ईस्वी का। 1720 ईस्वी में इंग्लैंड में क्या होता है कि एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें आपका गवर्नमेंट के कुछ बड़े बड़े अफसर थे, आईएएस रैंक वाले कुछ अफसर थे, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन थे और कुछ आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे इंग्लैंड के। अब ये चीज आपको पता है, इंग्लैंड उस वक्त में अगर मैं बात करूं 1700 ईस्वी में सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री में से एक होता था। सबसे ज्यादा जो पैसा था वो इंग्लैंड के पास में था। पूरा विश्व को गुलाम बना करके इंग्लैंड रखा हुआ था उस वक्त में। उस वक्त में आपका अमेरिका का नामो निशान भी नहीं था। तो इंग्लैंड उस में सबसे ज्यादा पावरफुल लोग था। तो एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें कुछ अफसर वर्ग के लोग होते हैं, कुछ आपके बिजनेसमैन होते हैं, कुछ आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और कुछ आपके बैंक वाले लोग होते हैं, ठीक है, बैंक वाले लोग, ठीक है। अब ये 4 लोग जो है वो मिल करके एक बहुत बड़ा संगठन बना लेते हैं। ये 4 तरह के लोग, मतलब ग्रुप में टोटल 8-10 लोग थे, ठीक है, पर ये 4 तरह के लोग थे। अब बैंक वाले थे, बिजनेसमैन थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। तो यहां पर पैसा भी बहुत था, क्योंकि बैंक वालों के पास में पैसा तो बहुत रहता है, बिजनेसमैन के पास में पैसा बहुत रहता है, पैसे की कमी हुई नहीं। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब मंत्री, नेता उता, आपके आईएएस वीएस सब इसमें थे। मतलब पावर पैसा दोनों एक साथ आ गया। अब ये ग्रुप बना करके इन्होंने सोचा कि भाई साहब चलो अब जो है वो मार्केट को थोड़ा पंप डंप करते हैं। तो यहां पर अब ये 4 वर्ग के लोग मिल करके फर्स्ट टाइम ऑपरेटर का एक उदाहरण देते हैं और मार्केट को पंप डंप करने का काम आपका करते हैं। तो इन्होंने किया क्या कि कोई भी एक शेयर को पकड़े, उस शेयर का क्या किया इन्होंने कि सबसे पहले जितना भी शेयर मार्केट में अवेलेबल था, कोई भी कंपनी को पकड़ा, उसका जितना शेयर था इन्होंने सब खरीदा। पहले चुनते थे कि किसको चुना जाए, कौन सा शेयर चुना जाए, उसका सारा शेयर जो है वो ये खरीद लेते थे। खरीदने के बाद में क्या करते थे, सारा शेयर इन्होंने खरीद लिया, उसके बाद उसका न्यूज चलाया जाता था पूरा एकदम पूरा, क्योंकि देखो उस वक्त पेपर के थ्रू ही न्यूज चलाया जाता था, पेपर के थ्रू। और कुछ 20-50 आदमी रखते थे जो चौराहों पर जा करके इसका बात करते, ठीक है। पूरा न्यूज चलाया गया, 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन, 2 महीने तक पूरा न्यूज चलाया गया। प्लस
कोई व्यक्ति खरीदने के लिए आता, क्योंकि ये मार्केट से सारा शेयर खरीद लिए थे, कोई व्यक्ति अगर खरीदने के लिए आता तो उसका रेट जो है वो इन्होंने 10x कर दिया कि भाई साहब अगर हम बेचेंगे, मार्केट में ओरिजिनल रेट इसका 1 रुपए था, 1 रुपए में इन्होंने खरीद लिया। अब कोई व्यक्ति खरीदने के लिए अगर मार्केट में आ रहा है, क्योंकि ये मार्केट से सारा शेयर उसका खरीद लिए और उसको बेच रहा, बोल रहे कि 10 रुपए में हम देंगे। अब ये चीज न्यूज में छप गया कि ये कंपनी का शेयर 10 रुपए बढ़ गया। सोचो कितना पोटेंशियल कंपनी है। मैं पहले से ही न्यूज में बता रहा था कि ये बहुत काम का है। इस तरह की और न्यूज चलाई जाने लगा कि गाइस खरीदो, अभी भी खरीदो, इसका प्राइस 100 रुपए जाएगा। अब सोचने वाली बात है गाइस कि अभी कोई कंपनी का बात हो, कुछ भी बिटकॉइन का ही बात हो, अब बिटकॉइन 10 रुपए पे चल रहा है आपका। अब बिटकॉइन जो है ना, अभी हम ही बोले गाइस बिटकॉइन खरीदो, बिटकॉइन खरीदो, बिटकॉइन खरीदो, बहुत भागेगा इसका रेट। आप लोग शुरू में मेरे बात को हल्का में लिए, अब प्राइस पहुंच गया 50 रुपए, 10 रुपए से 50 रुपए चल गया। अब हम बोल रहे हैं, मैंने बोला था ना कि 50 रुपए जाएगा, और अभी 50 रुपए पे भी रुकेगा नहीं, 500 रुपए जाएगा। कितना जाएगा? 500 रुपए जाएगा। अगर मैं इस तरह की बातें करूँ कि 500 रुपए अगर जाएगा तो आप लोगों को भी लगेगा कि अरे कम से कम देखो 10 रुपए पे तो नहीं खरीदे, कम से कम सर बोल रहे हैं, सच हो रहा है, एक काम करते हैं 50 रुपए पे खरीद लेते। ऐसा होता है, इंसान का साइकोलॉजी होता है वैसा। तो इन्होंने क्या किया कि भाई साहब 10x इसका प्राइस रख दिया। अब सारे लोगों में क्रेज हो गया, अब 10 गुना रेट पर सारे लोग खरीद रहे हैं, 10 गुना रेट पर सारे लोग खरीद रहे हैं। बेच कौन रहा है? सारा शेयर इनके पास, यही लोग बेच रहे हैं। मतलब खरीदा 1 रुपए पे था, बेच रहे हैं ये सब 10 रुपए, 10 रुपए बेचे। अब जब बेचने वाले सारे खत्म हो गए, ठीक है, तो इनके पास जब थोड़ा बहुत क्वांटिटी बचा वो एकदम से मार्केट में छोड़ दिए। अब खरीद कोई नहीं रहा है, अब खरीद कोई भी नहीं रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति भी बेचना चाह रहा है, खरीद कोई भी नहीं रहा है। कंपनी के पास में जा रहे, कंपनी खरीद रहा है 1 रुपए पे। कंपनी क्या खरीद रहा है? 1 रुपए खरीद रहा है। प्राइस धड़ाम से गिर गया। इन्होंने 1 रुपए पे खरीदा, प्राइस को पंप कर दिया, कितने? 10 रुपए पे, और फिर प्राइस को डंप कर दिया। तो पंप एंड डंप यहां से आपका शुरू होता है 1720 से। इस घटना को बोला गया साउथ सी इंसिडेंट। आपका कब? 1720 में आपका होता है। इस तरीके से फिर बहुत सारे इंसिडेंट आपके होने लगी। आपका 1927 में अमेरिका में एक आपका ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेटर्स के द्वारा, जिसका नाम रखा गया पुल ऑपरेशन। ठीक है, पुल ऑपरेशन इसका नाम जो है वो रखा गया था। इसमें भी सेम चीज हुआ था कि अमेरिका के अंदर में क्या किया गया था? पंप एंड डंप किया गया था कंपनी को। इस तरह की चीजें एकदम पूरा का पूरा ऑपरेटर्स के द्वारा चल रही थी। अब जो ऑपरेटर बात करी 1720 के बाद में, तो जितने भी ऑपरेटर्स थे, अब ये ग्रुप ऑफ पीपल बन गए थे। सबसे ज्यादा शहर के पावरफुल लोगों का एक ग्रुप बन गया था, क्योंकि सबको दिख गया था कि भाई साहब शेयर मार्केट में बहुत पैसा है। यहां अगर ये मार्केट को अगर पकड़ के अगर रख लिए ना, तो आगे चल करके बहुत मोटा पैसा बना पाओगे। ये सबको समझ में, पावरफुल जितने भी लोग थे, सबको समझ में आ गया था कि ये मार्केट बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। तो सारे शहर के पावरफुल लोग जो है वो इस ग्रुप में जो है वो शामिल आपकी थी। अब आपका समय आता है 1950 का। 1950 के बाद में ट्रेडिंग में आपका रेवोल्यूशन आता है, क्योंकि 1950 के बाद में लगभग 1960 में अमेरिका में आपका जो है वो इंटरनेट आता है। पूरी दुनिया में धीरे धीरे इंटरनेट आता है। फिर फर्स्ट टाइम आपका 1960 के 70 के दशक में आपका जो है वो चार्ट्स बनते हैं, स्क्रीन कैंडलस्टिक चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, ये सब आपके कब? 1950 के बाद आपका आना शुरू हो गया। चार्ट आया, इंटरनेट आया, ठीक है। जब चार्ट आया, इंटरनेट आया, तो फिर जो है ना वो आपके ब्रोकर्स अब एकदम पर सामने रूप में आए। गवर्नमेंट्स ने पूरा एक्शन लिया। गवर्नमेंट ने बढ़िया बढ़िया रेगुलेटरी बोर्ड बनाया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे बढ़िया से गवर्नमेंट का रेगुलेशन आया। सारी चीजें डेवलपमेंट मेन आपका 1950 के बाद हुआ है, ठीक है। मार्केट में 1950 से लेकर के 1990 तक में डेवलपमेंट चार्ट का, इंटरनेट का, स्क्रीन का, ये सब हो रहा था। इसी बीच में जो है वो आपका ऑप्शन ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड्स, जितने भी आप लोग बोल रहे हो ना, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, ये सारा का सारा कब आया? आपका 1950 से 2000 के दशक के बीच में ही ये सारा का सारा डेवलपमेंट आपका हुआ है। तो अब जब ये सारी चीजें आ गई, इससे पहले क्या था? केवल इन्वेस्टमेंट हो रहा था। 1950 से पहले क्या होता है? इन्वेस्टमेंट हो रहा था। अब छोटा कोई ग्रुप जो है वो ये मार्केट को संभाल नहीं सकता था, क्योंकि 1990 और 2000 के दशक में मार्केट में जब सब कुछ रेगुलेट हो गया, जब स्टॉक मार्केट में करियर का बात आ गया, जब स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इतने सारे ऑप्शन आ गए, तो जनता और इससे अट्रैक्ट होने लगी। बहुत ज्यादा लोग मार्केट में आने लगे, जब बहुत ज्यादा लोग मार्केट में आने लगे थे, छोटे छोटे जो 8-10 लोगों का ऑपरेटर का ग्रुप था, अब ये संभाल नहीं सकता।
क्योंकि अब दिक्कत ये होता है ये ऑप्शन ट्रेड संभालेंगे कि फ्यूचर संभालेंगे कि स्कैल्पिंग वालों को संभालेंगे कि इन्वेस्टमेंट संभालेंगे, क्या संभाले और कैसे इस मार्केट को रेगुलेट करें, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर गया था, बड़ा हो गया था। अब क्या हुआ, अब बड़े बड़े कंट्री के जितने जितने लोग थे सबका बैठक हुआ, ठीक है, ऑपरेटर लोगों का बैठक हुआ, क्योंकि ऑपरेटर में भी बड़ा कंपटीशन आने लगा, ठीक है। बहुत सारे मंत्री लोग आके हम ऑपरेटर बनेंगे, हम ऑपरेटर बनेंगे, अब ये सब आपस में लड़ने झगड़ने भी लगे थे। तो क्या होता है कि आपका एक बहुत बड़ा मीटिंग बैठता है यही समय के बीच में, जो कि आपका सीक्रेट मीटिंग है, जिसका डिटेल्स जो है वो ज्यादा जो है वो मेरे पास में भी नहीं है, बस थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बस है, उससे ज्यादा डिटेल्स मेरे पास भी नहीं। तो एक बहुत बड़ा मीटिंग बैठता है, वो मीटिंग में जो है ना सेंट्रल बैंक भी बैठते हैं और बाकी सारे जो भी हेज फंड वाले थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, ठीक है, जो लोग उस वक्त में थे, बहुत बड़े बड़े पावरफुल लोग थे और आपके जो है ना वो ट्रेडिंग से फील्ड से थे, वो सारे लोगों की बहुत बड़ी बैठक होती है। वो बैठक होती है, एक मीटिंग बैठता है और मीटिंग में बैठने के बाद में सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन था उस वक्त में, वो था सेंट्रल बैंक। सबसे ज्यादा पावरफुल था, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, सबसे ज्यादा पैसा भी उसी के पास में होता है, सेंट्रल बैंक, जैसे कि हमारे देश का भी है, इंडिया का है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब जब सेंट्रल बैंक जब आया तो सेंट्रल बैंक ने बोला देखो भाई साहब, हेज फंड वाले या जो भी तुम लोग हो, जितने भी यहां पर मेंबर्स हो, तुम लोग को जो करना है अपना करो, ठीक है, मार्केट को बस बढ़िया से रेगुलेट करो, रेगुलेट हमारे कंट्री में हो रहा है तो देखो जनता को भी ज्यादा लूटा ना जाए, तो एक रूल बनाते जिसमें मेरे को नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम एक वॉल क्रिएट करते, एक दीवार क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि भाई साहब देखो, हमको इंट्राडे स्कैल्पिंग ये सबसे मतलब नहीं है, ठीक है, हमको मतलब है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका मेरे को रिटर्न मिलना चाहिए, और हमको मार्केट का जीडीपी भी बढ़ाना है, हमारे जो भी हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है या फिर हमारे देश का जो भी आपका निफ्टी उफ्टी सेंसेक्स ये सब है, इनको भी इंक्रीज करना है। तो हमको वो सारी चीजों को नजर में रखते हुए हम बता दे रहे कि एक साल में अभी अगर निफ्टी का प्राइस अगर मान लो 2000 रुपए है तो ये 3500 रुपए जाना चाहिए, ये 3500 रुपए जाना चाहिए 2000 पर, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2000 से अगर नीचे अगर लेकर के चले जाओगे खैर नहीं है तुम लोगों का, पहले ही बता रहे हैं, और अगर 3000 के ऊपर भी अगर लेकर के चली जाओगे तो खैर नहीं है तुम लोगों का। उन्होंने भाई साहब ये सबसे पावरफुल थे, इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि देखो एक वॉल क्रिएट कर दे रहे तुम लोगों को 2000 से 3000, ठीक है, 2000 से नीचे हम खरीदे हैं, इसके नीचे बिल्कुल मत लेकर के जाना, हमको नुकसान नहीं होना चाहिए। अब इस बीच में जो है वो अब मार्केट को उन्होंने बोला कि देखो हेज फंड वाले कौन हो गए, ब्लैक रॉक हो गए, ब्लैक रॉक टाइप की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, इनको बोला जाता है हेज फंड, जिनके पास में करोड़ों अरबों का फंड होता है, ठीक है। हेज फंड वालों के पास में क्या होता है, करोड़ों अरबों का फंड होता है। ये जो बैंक एफआईडीआई जो बोलते हैं, ये भी अपना फंड किसको देते हैं, हेज फंड वालों को देते हैं, बात उधर समझना, ठीक है। हेज फंड वालों को अपना फंड जो है वो ये देते हैं। और अब हेज फंड वालों को बोला गया कि भाई साहब देखो, अब इस बीच में कैसे मार्केट को चलाना है, क्या चलाना है, सेंट्रल बैंक ने बोल दिया भाई तुम देखो। अब हेज फंड वाले आ गए, ठीक है, सेंट्रल बैंक ने क्या किया, एक दीवार क्रिएट कर दिया कि 2000 के नीचे नहीं लेकर के जाना है और 3000 के ऊपर लेकर के नहीं जाना है, इसी बीच में आप लोगों को ट्रेड करना है। अब हेज फंड वाले हो गए, अब हेज फंड वाले देखो क्या हो गया, ये कंपनी हो गया, हेज फंड क्या एक कंपनी है, ब्लैक रॉक क्या एक कंपनी है। तो इस तरीके से मार्केट में आपके बहुत सारी कंपनी थे, ठीक है, 4 5 8 10 कंपनी थे। अब ये सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे कि हम चलाएंगे, साथ में सब काम करने को रेडी नहीं होते, ठीक है, सारे हेज फंड वाले मिल करके एक साथ काम करने को रेडी नहीं होते, आपस में लड़ने झगड़ने लगे, मीटिंग में ही लड़ने झगड़ने लगे, ठीक है। तो फिर बाद में लास्ट में इन लोगों के बीच में सुलह हुआ। सुलह इस चीज को हुआ कि देखो हम लोग जितने भी लोग हैं सारे लोग यूज करेंगे ग्रेड 1 का चार्ट। ग्रेड 1 का चार्ट किसको बोलते हैं, या ग्रेड ए का चार्ट किसको बोलते हैं, ग्रेड ए का चार्ट बोलते हैं कि अगर आपके सेंट्रल बैंक या कोई भी व्यक्ति अगर बाय सेल करेगा या पेंडिंग ऑर्डर भी अगर लगाएगा, ऑर्डर भी अगर मार्केट में लगाएगा, वो सब कुछ दिखेगा कहां कितना कितना पैसा लग रहा है, ठीक है। आप और हम जो चार्ट यूज करते हैं वो ग्रेड बी का चार्ट यूज करते हैं, ग्रेड 2 का चार्ट यूज करते हैं। हम लोगों को वैसा कुछ नहीं दिखता है, हम लोगों को बस क्या दिखता है, सिंपल सा ब्लैक या व्हाइट स्क्रीन है, पीछे बैकग्राउंड है और भाई सब कैंडल चल रहा है, आपको और हमको इतना ही दिख रहा है ना। और पर ये जो हेज फंड वाले हैं ये ग्रेड 1 का चार्ट यूज करते हैं, इनको दिखता है कहां पर कितना पैसा लगा है, कहां पर नहीं लगा है, क्या लगा है नहीं लगा। सबसे पहले तो डिसाइड हुआ कि भाई साहब देखो जितना भी हेज फंड वाले हैं उनके बीच में सबसे पहले कंपनी बांटा गया, मार्केट में जितना भी शेयर था सबको बांटा गया, ठीक है ओके। निफ्टी में ये 2-3 हेज फंड वाले हैं, केवल ये ट्रेड करेंगे, ठीक है ओके। सेंसेक्स में ये 2-3 है वो ट्रेड करेंगे, रिलायंस को ये 2-3 ट्रेड करेंगे,
और अदर कंपनी को, ठीक है, टाटा को, बिरला को, जो भी है, ये एक कंपनी शेयर कर गया। इस तरीके से कुछ समथिंग कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब एकक जो अगर मैं बात करूं, एकक कंपनी के ऊपर जो है वो 2-3 हेज फंड वाले जो है वो ट्रेड करेंगे। अब ये 2-3 हेज फंड वाले जो ट्रेड करेंगे ये आपस में लड़ झगड़ सकते हैं। इनके पास, सबके पास में ग्रेड 1 का चार्ट है, तो ये स्कूपिंग करके, इस तरह के बहुत सारे तरीके होते हैं, उस तरीके से एक दूसरे को छलावा दे करके ये आपस में ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, बहुत बार आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं, तर बहुत बार एक ही साथ ये ट्रेड भी करते हैं। अब ये डिसाइड होगा कि भाई साहब हम लोगों में बट गया, ठीक है, हम लोग आपस में जो नहीं है वो जिसमें ज्यादा टैलेंट होगा भाई साहब हम पैसा बना लेंगे। ठीक है, ये डिसाइड हो गया। ठीक है, सारी चीजें बढ़िया रहा, हेज फंड वाले सारे लोग रेडी हो गए, ठीक है, ओके। 2 या 3 हेज फंड वाले एक कंपनी पे, जिस तरह एप्पल पे 2-3 हेज फंड वालों को मिल गया, इसके अलावा चौथा कोई भी हेज फंड की कंपनियां जो है वो आकर के उसमें ट्रेड नहीं कर सकती, बस ये 2-3 ही करेंगे। ठीक है, आपस में ही कर लेंगे, आपस में समझौता भी रखेंगे, ऐसा बात नहीं लड़ते झगड़ते नहीं रहेंगे, आपस में मिल करके ट्रेड करेंगे। कभी कभी थोड़ी बहुत झड़क हो भी जाती है, तो इस तरीके से ट्रेड करें। अब तीसरा ग्रुप भी बुलाया गया, वो था एलपी, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। क्योंकि देखो, अब एक व्यक्ति होना चाहिए जो इनके ऑर्डर को मैच करेगा, ठीक है, जिनको आप आसान भाषा में या लोकल भाषा में दलाल भी बोल सकते हो। ठीक है, और एक दलाल भी आप लोग बोल सकते हो, इजीली से बोल सकते हो गाइस। ठीक है, दलाल बोल सकते हो, बड़ा लेवल का दलाल। ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, उसका काम क्या था कि कोई एक हेज फंड वाला बेचा, या फिर हम लोग में से हम लोग कोई रिटेलर बेचे, ठीक है, हमने बेचा तो दूसरा व्यक्ति जो कि बाय करेगा आपका, तो दोनों के ऑर्डर को मैच करने का काम किसका था? ये मैच करने का जितना भी काम था कि एक अगर हेज फंड वाला बेचा, दूसरा हेज फंड वाला अगर खरीद रहा है, दोनों के बीच में भाई साहब मैच करवा दो। या फिर हम लोग जैसे रिटेलर्स, मान लो लाखों रिटेलर्स अभी हम लोग हैं, कोई सपोर्ट का एरिया, हम लोग सारे लोग बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। अब क्या होगा, हम लोग जब सारे लोग बाय कर रहे हैं तो उस ऑर्डर को मैच करने के लिए कोई व्यक्ति सेल करना चाहिए। मान लो कहीं पे दूसरे जगह पर कोई हेज फंड वाला सेल कर रहा है, या कोई भी अदर रिटेलर अगर सेल कर रहे हैं, तो उनका ऑर्डर हमारे ऑर्डर से मैच करने का काम किसका है? वो है लिक्विडिटी प्रोवाइडर का। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर ने क्या किया कि अपने अंदर में छोटे छोटे जो है वो स्टाफ हायर किए कि सुनो, तुम लोग जो नहीं है वो रिटेल का थोड़ा ध्यान रखोगे, जिनमें से आपका नाम आता है ज़ीरोधा, धन, एक्सनिस, बाइनेंस, जितने भी देख रहे हो ना, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर के छोटे छोटे अंग हैं। तो अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या है? बहुत बड़ा लेवल पे ऑर्डर मैच करने वाला व्यक्ति। अभी मान लो कि धन में अगर ऐसा हो, सारे लोग बाय कर रहे हैं, सारे लोग कोई एरिया सपोर्ट कर रही है, सारे लोग बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। ज़ीरोधा में वहीं पर बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो अगर धन अगर खुद मैच नहीं कर पाता है ना, धन देखा भाई मेरे पास में कोई जो नहीं है, वो बेच कोई नहीं रहा है, सारे लोग खरीद रहे हैं, वो क्या करेगा? तुरंत ये ऑर्डर को भेज देगा एलपी के पास। अपना जो बॉस उसका है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, जो बड़ा लेवल का आपका दलाल है, उसके पास तुरंत भेज देगा आपका। ठीक है, अब वो क्या करेगा? वो देखेगा कि और ज़ीरोधा के पास में केवल सारे लोग सेल कर रहे हैं, बाय कोई नहीं कर रहा है, तो ज़ीरोधा क्या करेगा? तुरंत भेज देगा कि जल्दी से इसको बाय ऑर्डर मैच करो। तो बड़ा लेवल का जो दलाल है दोनों ऑर्डर को मैच कर देगा। अगर धन खुद अगर मैच करवा सकता है तो करवा दे, अगर नहीं करवा पा रहा है तो ये खुद अपने बॉस के पास भेजेगा। तो ये जो धन जो दिख रहा है ना, ये तो हमारे लिए है ना, हम लोग जैसे रिटेलर्स का ऑर्डर मैच कराने के लिए। पर ये जो बड़े बड़े हेज फंड वालों का और बड़े बड़े ऑपरेटर्स का ऑर्डर कौन मैच करता है? उनका बड़ा बॉस, लिक्विडिटी प्रोवाइडर जिनको बोलते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी क्या कहते हैं? प्रोवाइडर इनको बोला जाता है। ठीक है, और ये भी दिमाग में रख लो, क्या लगता है आपको कि ऑपरेटर भी क्या धन और ज़ीरोधा और एक्सनिस और बाइनेंस पे ट्रेड करते होंगे? गाइस जरा सोचो, या एक्सएम पे ट्रेड करते होंगे? नहीं। ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर ने इनके लिए अलग प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, और उस प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं? ये आपका पब्लिकली अवेलेबल भी है, ये आप लोग कमेंट करके जरा बता दो आप लोग। ठीक है, ये गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर इसको बताना। ठीक है, अब बात जो है वो आता है जब प्रोवाइडर का काम क्या है। सो देखो, हेज फंड वालों के लिए लिक्विडिटी भी क्रिएट करने का काम किसका है? लिक्विडिटी प्रोवाइडर का है। बहुत बार जो लिक्विडिटी क्रिएट किया जाता है, जो हम लिक्विडिटी पढ़ते हो ना, हम लोगों को एंट्री करवाया जाता है, हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बनवाया जाता है, ये सब में बहुत बड़ा हाथ आपका लिक्विडिटी प्रोवाइडर का होता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर मेन आपके काम करते हैं हेज फंड वालों के लिए, हमारे आपके लिए नहीं करते। तो हमेशा याद रखना, मेन हमारा एसएल उड़ाने का काम, हमारा मेन बहुत जगह पर एरिया में फंसाने का काम, साइडवेज करने का काम। ठीक है, ये काफी हद तक लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपके करते हैं। इनके पास भी बड़ा फंड होता है, ये भी वही फंड से जो नहीं है मार्केट को रेगुलेट करते हैं और बढ़िया सा रास्ता बना करके हेज फंड वालों को देते हैं। तो याद रखना, जितना भी आपका मेरा जो एसएल उड़ता है वो उड़ता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर के कारण से।
ठीक है, एलपी उड़ाता है, क्योंकि हेज फंड वाले उतने बड़े लोग हैं, क्या लग रहा है गाइस वो छोटे मोटे काम करेंगे, हमारा एसएल उड़ाने का काम करेंगे? नहीं, उसके लिए भी उन्होंने जो है वो एक अंग एलपी प्रोवाइडर करके, एलपी नाम से, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के नाम से इन्होंने जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था जो है वो, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो बना करके रखे हुए हैं, जो आपके जो नहीं है बहुत सारे बोट, बहुत सारे एल्गो, ठीक है, वो सब बना करके रखे हुए मार्केट में, जो हमारे साथ मैनिपुलेशन करता है, जो हम लोगों के साथ में क्या करता है, मैनिपुलेशन करता है। तो गाइस ये पूरा का पूरा जो कहानी जो है वो कुछ इस तरीके से है। अब हमको पता है कि उतना ज्यादा डिटेल्स में आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत सारी नाम, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें समझ में आ रही होंगी, कुछ मतलब स्टोरी सुनने में अच्छा लगा होगा, पर इस स्टोरी को अपने ट्रेडिंग के साथ में मिक्स करना बड़ा डिफिकल्ट आप लोगों को लग रहा होगा। तो गाइस नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना, इसका मैं प्रूफ के साथ मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ऊपर एलपी वाले कहां आएंगे, हेज फंड वाले को कैसे रास्ता दिया जाएगा और हम लोगों को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। ये पूरा सारी चीजें प्रैक्टिकल करके हम आपको समझाएंगे। और गाइस जितना ज्यादा हम इंफॉर्मेशन हम जुटा पाए उतना ज्यादा मैंने जो है वो आप लोगों को दिया है। और मैं भी गाइस काफी हद तक इंफॉर्मेशन और डिटेल्स में होंगी, और डिटेल्स में ये सब काम कर रहे होंगे, या उनका बीच बीच में और कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसका इंफॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है, क्योंकि पूरा डिटेल्स में उनके बारे में पता करना ये पॉसिबल जो है वो नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है। जहां तक इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा कर पाए वहां तक आपको दे रहे हैं। ये ऑलरेडी मुझे बहुत पहले से पता था, ये सारा घटना मुझे पहले से पता है, पर ये चीजें ज्यादा आपको समझ में तब आएगा जब मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके, न्यूज के साथ में मिक्स करके, और कैसे ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर वाले काम करते हैं, ये जब मैं तोड़ तोड़ करके लाइव चार्ट पे जब मैं समझाऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आपको आएगा। तो गाइस ये वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों में फैला दो, क्योंकि एक बात समझ लेना, ऑपरेटर्स के साथ में आपके यहां पर गवर्नमेंट के लोग भी शामिल हैं, उनके साथ में हैं। और इसका अभी रिसेंट में गाइस अभी एक इंसिडेंट मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके ऊपर केस स्टडी में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें क्या हुआ था कि कोई एक व्यक्ति था, मेरे ख्याल से कुछ एग्जैक्ट मेरे दिमाग में नहीं है, पर उन्होंने ऑपरेटर के खिलाफ कुछ बोला था, सेबी के द्वारा जो है ऑपरेटर ने जो है वो उनके ऊपर कोई रेड पड़वा दिया था, कुछ करवा दिया था, बस मुझे इतना याद है, कुछ करवा दिया था। इसके ऊपर भी मेरा जो है वो वीडियो आएगा। तो मेक श्योर गाइस इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों को फैलाओ। अगर आप लोग चाहते हो इस रेवोल्यूशन में पार्ट लेना, अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ ट्रेडिंग मार्केट सही हो, कम से कम मैनिपुलेशन हो, ट्रेडिंग मार्केट पूरा का पूरा निष्पक्ष हो, कि भाई साहब हम लोग आपस में ऑपरेटर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे हेज फंड वाले हो, कोई भी हो भाई साहब, सब लोग निष्पक्ष रूप से ट्रेड करे, कोई यहां पर धांधली या फिर स्कैम करने का कोशिश ना करे, ताकि सबका पैसा बने। ठीक है, अगर ये चाहते हो तो ये वीडियो को फैलाओ, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसा प्रॉमिस किया, मैं पूरा इंफॉर्मेशन तभी दूंगा जब आप लोग इसे फैलाओगे, अपने दोस्तों में शेयर करोगे। अगर आप लोग पिछला वीडियो से, अगर इस वीडियो पे अगर कम व्यूज रहेगा तो मैं वीडियोस आगे का नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं बना रहा हूं आपके लिए। अगर आप साथ नहीं दोगे तो मैं भला क्यों बनाऊंगा? मेरे पास में जो इन्फॉर्मेशन है भला मैं रिस्क क्यों लूं? मैं ले रहा हूं आपके लिए, चैनल उड़ेगा, मेरा उड़ेगा। मैं जब इतना मेहनत कर सकता हूं तो क्या आप वीडियो को शेयर भी नहीं कर सकते हो? इतना ज्यादा डिटेल्स मैं आपको लिख करके बोल दे रहा हूं, कभी नहीं निकाल पाओगे आप लोग। ठीक है, आप लोग खुद एक बार ढूंढ के जरा देख लेना ना, इसके पीछे हमारे सालों की मेहनत लगे हैं, वो मैं आपको दे रहा हूं। तो इसके बदले में क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि आप भी कुछ करो? ऑफ कोर्स बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारे जो है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये कर लो, चैनल कभी भी उड़ सकता है। ठीक है, और इसे दोस्तों में शेयर करो। अगर ऑपरेटर्स के बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हो, चार्ट के ऊपर अगर जानना चाहते हो, तब ये काम करो। ठीक है, तो नमस्कार गाइस, मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।